अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर और मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बड़ा ही अहम है। 11 सितंबर के हवाले से हम चाहते थे कि कोई ऐसी शख्सियत से राब्ता हो जाए जो अमेरिका में रहती हो और हालात हाजरा से खूब वाकिफ हों और नजर रखते हों। अकरम खालिद साहब जो पूरी दुनिया देख चुके हैं और खूब हालात से वाकिफ हैं और अमेरिका में मुकीम है। हमारी खुशकिस्मती उन्होंने हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी भी खुशकिस्मती है, आप मुझसे बार बार मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। और मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, लेकिन आपने मुझे इस काबिल बनाया है तो शुक्रिया आपका, और नाजरीन का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है, मेरी बात सुनते हैं। चले जी, एक चुपता हुआ सवाल जी जी। कि 11 सितंबर 2001 को जब ये बहुत बड़ा हादसा हुआ जो टावर गिरा दिए गए, उस वक्त आप कहाँ थे? अमेरिका में थे? और किस तरह आपको खबर का पता चला? यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जी। मैं अमेरिका में था, और मैं न्यू जर्सी में रहता था। यानी उस जो टावर गिरे उससे तकरीबन कोई, ये समझ लें कि 20 मील दूर होऊंगा मैं, जब मेरा घर जो है। और जी। जो मेरा काम था वो तकरीबन कोई 12 मील दूर है। मैं AT&T एक कंपनी है बहुत बड़ी यहाँ टेली कम्युनिकेशन फ़ोन की, उसमें काम करता था। तो सुबह सुबह मैं जब जहाँ पे गया तो नीचे, वहाँ बिल्डिंग के नीचे एक बैंक था हमारा, जो यहाँ पे हमारी सैलरी आती थी। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे कैशियर कहने लगी कि टावर पे, अपना ट्विन टावर पे अटैक हो गया, दोनों पे। उसने मुझे ये खबर बताई, मुझे नहीं पता था पहले का ना दूसरे का, मैं तो अपना काम कर रहा था। तो मैं फ़ौरन अपने कमरे में वापस आया जहाँ मेरी ड्यूटी थी। तो मेरा जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था वो आया, कहता यार तुम तो फौरी तौर पे घर चले जाओ। तो मैंने कहा क्यों? कहता ये लगता है कि मुसलमानों ने किया है, तो तुम्हें कोई जान नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा बंदा था। मैंने कहा ठीक है, मैं घर चला गया फ़ौरन। फिर घर जाके मैंने टीवी ऑन किया तो खबरें सुनी। लेकिन हाँ, घर आते हुए गाड़ी गाड़ी में रेडियो में मैं सुनना शुरू हो गया था खबरें सारी। तो ये है सारा माजरा। तो साथ साथ क्या फिर तबसरा करते रहे, क्या सोचते रहे लोग, और शुरू में क्या चहलकदमियां होती रही जो आपके मिलने मिलाने वाले हैं रेडियो टीवी के अलावा? बड़ी, असल में जो प्रेसिडेंट बुश है वो आज भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं हमारे अमेरिका के लिए। और जब वो हाँ। प्रेसिडेंट बना था उस वक्त भी पहले दिन से ही कंट्रोवर्शियल फिगर था वो। और जो उसने अपने साथ टीम लाई थी, अपनी सारी कैबिनेट थी, वो उनमें भी बहुत सारे लोग कंट्रोवर्शियल थे। और उस वजह से इस 9/11 को डे वन से कोई इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। और जो मीडिया की खबरें आ रही थी उसमें भी यही था कि इनको पता था ये टेररिस्ट कहाँ रहते हैं, इनका क्या प्लान है, ये मतलब जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, लेकिन किसी ने इनको वॉच नहीं किया। तो ये मीडिया में खबर पहले दिन जो निकली थी, यानी हमारी नाहली है जिसकी वजह से ये हमें टेक ओवर, मतलब इन्होंने जहाज़ अगवा करके ये इस तरह अटैक कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये टेररिस्ट रियल लोग थे, और ये पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप था, और उन्होंने बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया है। 9/11 जो आज तक जिन जिन लोगों ने देखा है वो मतलब अनबिलीवेबल थी, कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। तो जिस तरह अभी आपने कहा कि वो बहुत ट्रेंड याफ्ता थे, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि ट्रेंड हो या ना हो, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं से कोई फेलियर हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई इंतजामी मामले में तो वो इसमें कामयाब हो गए जी। हाँ, जाहिर है वो जिस नीयत से वो सारे ट्रेन, जहाँ भी कहीं ट्रेन हुए थे, कुछ अमेरिका में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली जहाज़ उड़ाने की, कुछ जो पहले उनकी तरबियत थी बाहर बाहर जहाँ भी हुई वो तो सारी ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। अलकायदा के साथ उनका ताल्लुक था, और अलकायदा ने जो भी फंडिंग दी सब कुछ दिया। लेकिन बहरहाल इन लोगों ने अपनी, जो भी उनको काज, उनकी ब्रेन वाशिंग हुई उसके लिए अपना उन्होंने जान और अपना सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हज़रत मसीह मौद के आने के बाद, जब इमाम मेहदी, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया है, उनके आने के बाद उन्हीं का हुक्म चलना चाहिए। तो उन्होंने मतलब आज से
1898 नब्बे 92 में ये बड़ा खुल्लम खुला ऐलान किया था, फतवा किया था कि अब तलवार के जहाद की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस है कि जब इमाम महदी आएगा तो तलवार का जहाद ख़त्म हो जाएगा। तो हज़रत मसीह मौद ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इमाम महदी, इमाम उस्मान, इमाम महदी, उन्होंने तो कहा है कि कलम का जहाद करो, अब उसकी ज़रूरत है। तो इस वजह से हम बीइंग ए मुस्लिम, अहमदी मुस्लिम, मेरी फीलिंग तो यही थी कि ये गलत काम है जो किया है हमने, और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बात भी अच्छी हुई, बाद में जब अफ़गानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक़ पे हुआ, तो बड़ा दुख भी हुआ कि दो मुसलमान मुल्क तबाह हो रहे हैं, उनको देखा हमने। जी। अच्छा, थोड़ा सा वास्ट में मसला, लेकिन मैं देखता हूँ कि सवाल कर लेता हूँ। तो लेकिन ये जो जूनियर बुश है, उन्होंने अपने वालिद सीनियर बुश की पॉलिसी को जारी रखा कि उन्होंने कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब होगा, 90 की दहाई में उन्होंने कहा था। जी। मेरा मेरा ख्याल है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ही सीरीज़ थी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, जो उनके सीनियर बुश थे और जूनियर बुश दोनों का एक ही लाएमल था, और वो जाहिर है जूनियर बुश को भी सीनियर बुश ही था। और वैसे भी जिन लोगों ने सीनियर बुश के साथ काम किया था वही उसकी कैबिनेट में थे, जूनियर बुश की कैबिनेट में। तो लेकिन अब आज 20 साल के बाद जब अफ़गानिस्तान से भी अमेरिका की फ़ौज निकल चुकी है और जो हालात अफ़गानिस्तान में पैदा हुए हैं, उसके बाद अमेरिका में ये बड़ा खुले आम बात की जा रही है और हर कोई तबसरा कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि हमारा ये गलत डिसीजन था 9/11 के बाद, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था जो भी हमने काम किया है। और यहाँ पे अब खुल्लम खुला लोग ये भी बात कर रहे हैं, हर जगह चारों तरफ सोशल मीडिया में भी बात हो रही है कि हमने इतने पैसे ज़ाया किए, हमने मिला क्या, कुछ भी नहीं। लोगों ने अपनी जेबें भर ली, उधर से अफ़गानिस्तान में हमने जाके खून बहा दिया, कुछ भी नहीं मिला, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान तो पहले भी तालिबान के पास था, अब दोबारा चला गया तालिबान के पास। जी। और एक और मैं बात पूछना चाहूंगा कि जिस दिन ये अटैक हुआ तो आप कितनी दिनों बाद दोबारा उस जगह को देखने गए, या वहां से आप अपना ये नज़ारा करते रहे, या मालूमात लेते रहे मुकामी अच्छा, अखबार से, या? मैंने इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे जाके, जहाँ से सारा बाकी नज़ारा आता है, बाद दफ़ा बादलों में घिरी होती है, 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ ऊपर, अपने बच्चे भी लेके गया, दूसरे दोस्तों का। ये बिल्डिंग वैसे बहुत टाल थी, मतलब इतनी टाल बिल्डिंग, ये जो बाकी जितनी टाल बिल्डिंग है ना, इवन दुबई की भी बिल्डिंग है, वो टॉप फ्लोर पे नहीं लेके जाते आपको, वो दरमियान में कहीं रखते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको टॉप फ्लोर पे लेके जाते थे प्रैक्टिकली। तो वो वहाँ से जो ऊपर का सीन नज़र आता था टॉप फ्लोर से, वो एक मतलब ऐसे जब जहाज़ कोई करीब से गुजरते थे ऐसे लगता था जहाज़ हमारे लेवल पे ही जा रहे हैं दूर से। तो इतनी ऊंची बिल्डिंग थी वो, पूरा न्यूयॉर्क सिटी भी नज़र आता था। बिल्डिंग मतलब एक बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई हुई थी वो उन्होंने, दोनों बिल्डिंग जो थी। तो जब ये गिर गई हैं तो मैं ज़ाहिर है फ़ौरन तो नहीं हम जा सका क्योंकि रास्ते बंद थे, लेकिन मैं कोई तकरीबन 3 महीने बाद गया था। मुझे बड़ा शॉक हुआ था, बल्कि जब हमने वीडियो भी देखी थी तो शॉकिंग वीडियो थी, और दिल मतलब तसल्ली नहीं थी दिल को कि ये क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। क्योंकि वो एक आइकॉन था, जो ट्विन टावर थे वो न्यूयॉर्क सिटी के आइकॉन थे। वो एक निशान था, और लोग दूर से गुजरते थे उनको नज़र आ जाती थी, वो देखो सामने ट्विन टावर नज़र आता। अब जाते हैं तो अब कुछ भी नहीं नज़र आता। अब एक उन्होंने बना दिया है एक बिल्डिंग, लेकिन फिर भी उसका जो ऊपर टावर लगाया है वो एक खंबा सा, उसकी वजह से वो उसकी ऊंचाई है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो ट्विन टावर की थी। उसका एक अपना ही आर्किटेक्ट था, एक अपना ही डिज़ाइन था, बड़ी खूबसूरत, और बड़ा मज़ा आता था देख के उस बिल्डिंग को। तो अफसोस होता है जब अभी भी बाद मैं वहाँ से गुजर। इंजीनियरिंग का शाहकार कहना चाहिए उसको। हाँ जी, बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पाकिस्तानी इंजीनियर शामिल थे। बल्कि मेरे एक क्लास फेलो थे, उनके एक भाई हैं, वो भी सिविल इंजीनियर हैं, मतलब यूईटी लाहौर से पढ़े हुए हैं। वो इस बिल्डिंग में नीचे, वो मतलब जो इस बिल्डिंग को मैनेज करती थी, हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसमें वो काम करते थे बतौर इंजीनियर। और जब वो अटैक हुआ था वो इस बिल्डिंग में ही थे, लेकिन उनको पता था कहाँ से निकलना है, तो ही मतलब वो एक बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन वो दरमियान में टनल में था, तो दूसरी बिल्डिंग से वो निकल के फिर
बाहर गया था, बच गई, जान बच गई थी, कल ज़ख्मी काफ़ी हो गया था वो। तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो बिल्डिंग, इसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स का भी हाथ था और डिज़ाइन था, आर्किटेक्ट भी कुछ अहमदी, अहमदी तो नहीं, पाकिस्तानी मतलब मुसलमान इसमें इन्वॉल्व थे। और जो वो निकले हैं वो अहमदी थे जो बता रहे थे कि उनकी जान बच नहीं गई। नहीं नहीं, वो नहीं अहमदी, वो शिया थे, लेकिन मेरे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, अभी भी दोस्ती है मेरी उनके साथ। ठीक है। तो अच्छा, आपने सोचा था कभी कि ये इतना बड़ा शाहकार कभी मलबे का ढेर बन जाएगा जब आप ऊपर ना, गए थे जिस दिन? कभी कभी नहीं। जो उसकी ऊपर टॉप फ्लोर पे उन्होंने इसकी पूरी आर्किटेक्ट, पूरा डिज़ाइन, एक एग्जीबिशन बनाई हुई थी, म्यूज़ियम सा बनाया हुआ था वहाँ, वो बता तस्वीरें लगाई हुई थी कि किस तरह कंस्ट्रक्शन हुई है, किस तरह स्टील के बीम को कंस्ट्रक्ट किया गया है, वेल्ड किया गया है, जोड़ा गया इस बिल्डिंग को, फिर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर दूसरी बिल्डिंग को बनाया, जब वो बन गई फिर उससे खड़े होकर इसको बनाया, इस तरह करते रहे ये सारा वहाँ पे इसकी मूवी भी बनी हुई है, वो जो वहाँ पे अभी भी यूट्यूब पे है इसकी मूवी, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। लेकिन उन्होंने टॉप वाला फ्लोर विजिटर सेक्शन रखा हुआ था, वहाँ पे ये सारा इसका दिखाते थे। तो वो उस बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा ये होता था कि ये एक दो जहाज़ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत मुश्किल है, इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थी। तो अब जाहिर है आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये गिर कैसे गई। हाँ जी जी, हाँ जी, ये यही मेरा था कि इतना शाहकार, इतना मजबूत। और क्योंकि अगर जिस तरह आपने कहा ना कि दिल बड़ा उदास हुआ, दिल दहलाने वाला वाकया हुआ, जाने गए किसी भी कौम से किसी भी मजहब से हो, बहरहाल पूरी दुनिया में इसका शोक मनाया गया। जी बताइएगा। गिरने, जो गिर क्यों गई हैं बिल्डिंग दो जहाज़ों से, ये एक इंजीनियरिंग की, इसके मामले में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। मेरा एज ए इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसके अंदर चार बहुत बड़े बड़े एलिवेटर थे एक बिल्डिंग के अंदर, जो साथ ही जुड़े हुए एक ही मतलब वो स्क्वायर बना के ना सेंटर में, वहीं पे वो चारों एलिवेटर ऊपर नीचे बड़ी स्पीड से जाते थे, क्योंकि तकरीबन इसके 115 या 16 फ्लोर थे, तो वो एलिवेटर नीचे से लेकर ऊपर तक जाता था। और वो हाइड्रोलिक एलिवेटर थे, नीचे ऑयल टैंक थे बॉटम पे, और वो ऑयल की नालियाँ जो थी वो एलिवेटर के साथ साथ ज़ाहिर जाती हैं, फ्लो ऊपर जाती, ऊपर नीचे फ्लो कर रही होता है ऑयल उसमें से, जब ये एलिवेटर ऊपर नीचे जाता है। तो ये जब जहाज़ लगे हैं तो ये ऑयल वहाँ से लीक हुआ है और उनको उनको आग लगी है ऑयल को। और ऑयल की आग जो है वो, उसने इतना टेम्परेचर, उसका टैंक क्योंकि नीचे बॉटम पे था, वहाँ पे जब आग पहुँची है तो वो इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ है कि उसकी बेस जो है ना मेल्ट हो गई है सारी की सारी चारों तरफ से, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। तो ये हुआ है। और वो क्योंकि जिन्होंने भी जहाज़ मारे हैं उन्होंने निशान, जहाज़ तो अंदर ही मारे हैं, यानी अंदर दूसरी तरफ से निकला नहीं है जहाज़। वो जब अंदर मारा है, जितना वो अंदर जा सकता था अपनी स्पीड की वजह से, वो गया है, डैमेज किया है उसने। तो इसलिए ये मतलब कंस्ट्रक्शन बड़ी मजबूत थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी इस मामले में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इसको जहाज़ लगेगा आके, इस तरह टेररिस्ट अटैक होगा तो ऑयल की पाइप लाइनें फट जाएंगी, तो ये हो जाएगा। ये दैट्स एक्चुअली पॉइंट है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि यही वजह है इसके गिरने की। हीट जो पैदा हुई थी ऑयल बर्निंग से वो इतनी ज़्यादा थी कि वो इसको इसकी स्ट्रेंथ, जो बॉटम की जो स्ट्रेंथ थी उसको कायम नहीं रख सकी, जिसकी वजह से बॉटम जब वीक हुआ तो सारी की सारी बिल्डिंग नीचे आई है। तो बहुत सारे एक इंजीनियर होने के नाते आप ये तबसरा कर रहे हैं कि ये इम्कान है? बिल्कुल ये इम्कान है। अगर आप की जिस तरह के एलिवेटर के बड़े बड़े ऑयल के पाइप लगे हुए थे, वो हाइड्रोलिक एलिवेटर लगे हुए थे अंदर, अगर क्योंकि वो बहुत तेज़ चलते थे एलिवेटर, यानी आप तकरीबन 2 या 3 मिनट में बॉटम से ऊपर टॉप पे पहुंच जाते थे, इतनी तेज़ चलते थे वो। और मुझे याद है जब वो नीचे हम विजिटर सेक्शन से नीचे टिकट लेके जब हम ऊपर टॉप पे जाते थे, 2-3 मिनट में टॉप पे पहुंच जाते थे, इतने तेज़ थे वो। और वो आम रेगुलर एलिवेटर नहीं थे, स्पेशल एलिवेटर डिज़ाइन हुए हुए थे जो कि हाइड्रोलिक ऑयल से, क्योंकि ऑयल के अंदर बड़ी पावर होती है, तो उससे वो रन होते एलिवेटर चलते थे। तो वो असल में ये जो डिज़ाइन था ऑयल का, वो किसी ने सोचा नहीं कि इसको जब आग लगेगी तो कितनी हीट पैदा होगी और कितना डैमेज होगा। वहाँ से ये बिल्डिंग गिरी है। और ये बिल्डिंग गिरने का जो मतलब सारी जो पिक्चर अभी भी हम देखते हैं तो
इट्स रियली मतलब शॉकिंग कि ये ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारी लोगों ने थ्योरीज पेश की हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि एक दफ़ा कहते छोटा कोई जहाज़ लगा भी था, लेकिन वो एलिवेटर के करीब नहीं गया था। ये जहाज़ तो एलिवेटर के अंदर तक पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जब ये स्ट्राइक किया है इन्होंने इसको, ट्विन टावर को। तो ठीक, एक तो लेकिन ये कि इंसान तजर्बे से सीखता है। बहरहाल आपने ये बड़ा अच्छी तरह बयान कर दिया। और कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे कि लेकिन दूसरी बिल्डिंग को नुकसान कौन सी बिल्डिंग को पे हुआ ज्यादा, पहली वाली को जिसमें लगा या दूसरी वाली को? नहीं, दोनों बिल्डिंग गिरी हैं, लेकिन जो पहली वाली बिल्डिंग है वो पहले गिरी है, दूसरी वाली बाद में गिरी है। और जब पहली वाली जाहिर है उसके भी ऑयल को आग लगी है। और दोनों बिल्डिंग पे एक्सीडेंट तो एग्जैक्टली सेम था, ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे ही एक्सीडेंट किया है इन्होंने, जो पायलट जब तक जहाज जाके मारा है उन्होंने। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जब मतलब बाद की जो तस्वीरें हैं इसके गिरने के बाद की, उसमें भी अगर आप देखें तो वो बॉटम के जो पिलर्स हैं, जो ऑयल टैंक वगैरह थे, वो सारे बड़े वीक हुए हुए हैं। कोई बंदा उनको देख के कह सकता है हाँ ये हीट से ये टूटे हैं, बेंड हुए हैं या डैमेज हुए हैं, और उसी ने पूरी बिल्डिंग को गिराया है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज सर्कुलेट करती हैं पूरी दुनिया में। मैं उन थ्योरीज के ऊपर मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है, लेकिन मेरा दिमाग मतलब मानता नहीं है कि वो थ्योरी ठीक है। बहरहाल अगर वो ठीक है, कभी टाइम आएगा कि कोई ना कोई इसको एक्सपोज कर देगा, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि इसके नीचे वो जो बिल्डिंग को गिराने वाले जो पैरेलल बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बम रखते हैं वो रखे हुए थे। लेकिन मैं बिलीव नहीं करता ये चीज़ें ऐसी, मेरा नहीं ख्याल है इतना ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हुआ था। तो बाद लोग कहते हैं ये तो जहाज़ हाईजैक नहीं हुए, बल्कि ये इनका जो कंट्रोलर है वो ऑटो पायलट है, वो इन्होंने हाईजैक कर लिया, नीचे से चला रहे थे जहाज़ों को। मुझे ये इस पे भी मेरा ख्याल है वो पायलट के पास ही अल्टीमेटली कंट्रोल होता है उस ऑटो पायलट को भी कील करने का। मुझे नहीं लगता है वो भी वाली बात ठीक है। तो अच्छा, तो उसमें गर्द बड़ा उठा है, एकदम धुआं और गर्द। और ये गर्द किस तरह हो गया कि नहीं, वो तो जो नॉर्मल तो बिल्डिंग सिमट है? मतलब लोहे के जो पाइप, वो तो सारा मेन स्ट्रक्चर लोहे के बीम थे। उस जो बिल्डिंग थी वो तो शीशे थी, दीवारें कुछ, दो बाहर वाली, अंदर वाली तो सारी शीटें शीट रॉक यूज़ करते हैं। शीट रॉक चूना होता है, वो तो गर्द ही उससे उठनी है ना, और क्या होना है उसने। वो तो बिल्कुल सही ठीक है जो ठीक। गर्द उठी है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग के अंदर जो दीवारें हैं वो आजकल भी अगर कहीं जाके देख लो, वहाँ पे वो शीट रॉक की दीवार बनाते हैं, जिसको जो चूने का मटेरियल होता है, चूना और थोड़ा सा मिट्टी भी शामिल करते हैं अंदर। तो वो शीट रॉक जब जाहिर है गिरी टूटी तो वो तो मिट्टी बन डस्ट तो बननी है वहाँ से। तो बाकी वो शीशा था सारा, तो वो भी मेल्ट कितने हुआ दिन है। आप घर में रहे? क्योंकि महसूस होता है कि जब इस तरह के हालात हों तो फिर एहतियात इंसान करता है। और क्या फिर वहाँ का रवैया आसपास का नहीं या नहीं, हमारा मेरे क्योंकि मेरा अपने इर्द गिर्द अपने जॉब पे भी मेरा बड़ा अच्छा एटीट्यूड था, लोगों के साथ बड़ी दोस्ती थी। और जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बड़ी दूसरे लोग थे। ये प्रिंसटन के करीब एक जगह है, मैं वहाँ रहता हूँ, न्यू जर्सी में रहता था उस ज़माने में। तो वहाँ पे ऐसे हालात नहीं थे कि वो मतलब मे भी एक आध ऐसा वाक़या हुआ हो, किसी ने गुस्से में आके किसी को कुछ किया हो, लेकिन अब हमारा किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हम मुसलमान हैं, या शक्ल से पता नहीं लगता। जिसको पता था उनको पता था हम किस तरह के मुसलमान हैं। लेकिन इस वाक़ये के बाद जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया है जूनियर बुश ने, तो मेरा ख्याल है लोग, और जब ये सारा तालिबान को वहाँ से निकाला और टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को, तो लोगों का गुस्सा तो ठंडा हो गया था उससे, मेरे ख्याल में तो। तो बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम हो रहा है। हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, तो फिर बाद में आपसे ये अफगानिस्तान के मामले में। ये था पार्ट 1 नाजरीन। और मज़ीद मालूमात के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिए 9 वेदर टीवी इंटरनेशनल के साथ। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।